नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आगामी 2022 के अनुक्रमांक में परीक्षा के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो MPPSC 2022 की सारी डिटेल्स जैसे क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट, एज, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, सिलेबस, एग्ज़ाम फीस, वो सारी चीज़ें जो हमें इस एग्ज़ाम के लिए जाननी चाहिए, आज हम उसकी बारे में बात करेंगे अपने इस वीडियो में। सो गाइज, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि हमारा सुनने की बजाय आप हमारा भी सुनिए और साथ में ही MPPSC की वेबसाइट को विजिट भी कीजिए। ये रही वेबसाइट, और खुद जाकर नोटिफिकेशन को A to Z 22 पेज का है, अच्छे से पढ़े और समझे और उसको अप्लाई करें अगर आप एस्पिरेंट से और सीरियस एस्पिरेंट से। या फिर ये ना सोचे कि बस हमें कुछ पॉइंट पता चल जाए, हम एग्ज़ाम देंगे, देन अगर क्लियर होता है तो हम देखेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंटेशन हमें इस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के साथ ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आती है और फिर हम पैनिक होते हैं। सो गाइस, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि एग्ज़ाम जो है वो होगी आपकी 21 मई को 2023 को, संडे के दिन एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे 10 जनवरी से तो आपके 9 फरवरी तक। ठीक है, 10 जनवरी से 9 फरवरी तक लगभग 1 महीना हमारे पास रहेगा। और जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर देंगे तो प्रवेश पत्र जो है 14 मई से उपलब्ध होने लग जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम है 21 मई से। आप आराम से इसको पूरी फुल डिटेल में समझ सकते हैं। और हमेशा की तरह सिविल और फॉरेस्ट का एक ही एग्ज़ाम होगा, दोनों संयुक्त रहेगी। आपको अगर दोनों में भरना है तो आप चेक कर सकते हैं सिविल और फॉरेस्ट के लिए आपकी योग्यता है, तो आप बहुत ऑप्शन पे टिक करके एक ही एग्ज़ाम में एक ही बार पेपर देके 2 एग्ज़ाम के लिए अपनी एलिजिबिलिटी, अपना जो है क्राइटेरिया तय कर सकते हैं। फॉरेस्ट के लिए थोड़ा सा हाइट का रहता है तो वो आगे क्लियर हो जाएगा, है ना, इतना कुछ भी नहीं होता। लगभग दोनों सिमिलर ही है, पहला पेपर पूरा कॉमन होता है। चलिए, अब एज क्या होगी तो एज हम आगे बताएंगे, लेकिन एज की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। और जो 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से बर्थ DOB काउंट किया जाएगा, और कुछ लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बाद में बनता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग रहेगा। सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, शुल्क संबंधी विवरण यहाँ पर दे रखे हैं, त्रुटि सुधार अगर कुछ होता है तो आपको क्या और किस प्रकार से करना है। पात्रता की बात करें तो हमेशा की तरह केवल ग्रेजुएशन मांगा है। ठीक है, कोई परसेंटेज नहीं है, आप ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर अगर आप लास्ट ईयर की एग्ज़ाम में हो, अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, तो भी आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ डिटेल है जो आप पढ़ सकते हैं, हमें नहीं लगता अभी उपयुक्त है, ज़रूरी है, आप उसको देख सकते हैं। परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश पत्र तो जब 21 मई को होगी, जनरली हमेशा की तरह सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाती है, मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं, तो ये भी हो जाता है। अब परीक्षा संबंधी नियम और निर्देश आपको यहाँ पर जानना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब लोग इस एग्ज़ाम में अपेयर हो जाते हैं। कुछ एग्ज़ाम 2-3-4 साल निकाल देती है और फिर वहाँ पर हमें उसका पॉइंट समझ में आता है और इसकी ज़रूरत महसूस होती है। तो परीक्षा नियम और निर्देश आदि यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि उक्त परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 और संशोधित के अनुसार आयोजित की जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो भी लिखा हुआ है कि कुल सीटों की इतना गुना सिलेक्ट करना है, वो सब इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। और क्या रहेगा आरक्षण का प्रोसेस, क्या सब कुछ रहेगा, अनरिजर्व्ड को पहले, मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर रहेगी। चयन परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर जो भी है निर्देश दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको क्या करना है, आयोग की वेबसाइट विजिट करना है। अगर वैसे भी आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको अपने मोबाइल पे हमेशा ही रोज या फिर खोल के देखते रहना चाहिए आयोग की वेबसाइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन, आरक्षण संबंधी संशोधन जो भी है सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। और सिलेबस निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा में यथोचित समय पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। वैसे आयोग की वेबसाइट पर MPPSC 2020 करके जो है सिलेबस अपलोडेड है, जनरली वही चल रहा है। अभी 2020 का एग्जाम हुआ है, 2021 का हुआ है, और अब 2022 में भी यही सिलेबस रहेगा। लेकिन यहाँ पर आयोग कह रहा है कि अगर ऐसा होता है, चेंज होता है, तो वो सब क्या कहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पर हो जाएगा। दैट मीन आपको अपडेटेड
रहना है। चयन परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि, लिपि की त्रुटि ध्यान में आती है तो परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं तो अदालतों के दरवाजे तो हमें पता खुले रहते ही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके रिस्पेक्ट में भी जानना चाहिए कि जो चयन प्रक्रिया है वो इसी 87% और 13% के आधार पर की जाएगी जब तक कि हाईकोर्ट का अंतिम आदेश नहीं आ जाता, क्योंकि याचिका जो है पेंडिंग है, बहस जारी है। अभी हम जानते हैं कि कंप्लीटली जो है अभी आदेश नहीं आया है कि 14% ओबीसी का आरक्षण रहेगा या ओबीसी का जो है 27% आरक्षण रहेगा। तो 27 और 14% में तालमेल बिठाकर जो ये है 87% बच्चों को और 13% यानी कि 113% पे रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, वो बाद में फिर उसके अकॉर्डिंग ही अगर मान लीजिए कि हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आता और परीक्षा हो जाती, प्री का मेंस का इंटरव्यू हो जाता है, तो चयन प्रक्रिया यही रहेगी। और जैसे ही आदेश उधर से हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल जाएगी 27 या फिर 14 पे, तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ों के लिए भी आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। चलिए अब अन्य निर्देश हम चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यही बताया जनरली कि कैसे क्या करना है, तो ये भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, इसी से हमें पता चलता है कि हमारा जो कह जाए कि कंपटीशन का क्या खेल रहेगा वो रहेगा। देख लीजिए 427 टोटल पोस्ट है, ये रही इधर 427 टोटल पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोने पे। और अब यहाँ पर ये देख ली, पहले पे अनरिजर्व्ड है, सेकंड पे एससी, थर्ड पे एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कितनी पोस्ट है और क्या आपका क्राइटेरिया, कंपटीशन कितने लोगों के बीच में रहेगा। और रिक्तियों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु भी आरक्षित पदों की संख्या है कैटेगरी वाइज, और फिर हैंडीकैप्ड के लिए भी है, सैनिकों के लिए भी है। तो कुल मिलाकर बात करें तो 427 पोस्ट पर रहने वाला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 15 गुना लेंगे या 20 गुना लेंगे, अभी हम इसको आगे देखते हैं। हमें वैसे नहीं दिखा जल्दबाजी में, लेकिन मिल जाएगा। अदरवाइज हो सकता हो 2015 वाला जो इन्होंने इंडिकेट किया हो पॉइंट उसमें छुपा हुआ हो। चलिए, अब ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं, इसको पढ़ना चाहिए आपको। एक बार आराम से बैठ के पढ़िए। हम अगर एक एक चीज़ पे डिस्कशन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब परीक्षा तिथि जो है 21 मई को है, ये क्लियर है। ठीक है, और हमेशा की तरह आपको पता है 2 पेपर होते हैं एग्जाम में। पहला पेपर जो होता है सी सेट बोलते हैं हम उसको, या एप्टीट्यूड का होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके मार्क्स जो है सिविल सर्विसेज के लिए नहीं जुड़ते, फॉरेस्ट के लिए दोनों पेपर के मार्क्स जुड़ते हैं। और हमारा जो सब मेन सिलेबस है MPPSC का, वो पेपर सेकेंड में होता है। ठीक है, चलिए अब हम फिर से बढ़ते हैं आगे। और ये नियम बहुत ज़रूरी है 2015 वाला। अब हम आ जाते हैं परीक्षा पैटर्न पर। तो परीक्षा जो होगी 3 चरणों में होगी। पहले चरण में होगा प्री, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। दूसरे चरण में होगा मेंस और तीसरे में होगा इंटरव्यू। वैसे अफवाहों का बाजार गर्म था कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी, लेकिन अभी हमें नेगेटिव मार्किंग का कोई पॉइंट हमने अभी पढ़ा नहीं है प्रॉपरली। ठीक है, तो प्री होगा, मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। ये रहेगा परीक्षा का पैटर्न, यहाँ पर पूरा दे रखा है लिखित विवरण। ये देखो, राज्य सेवा प्री के लिए क्या रहेगा, मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्ग के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, लिखित, साक्षात्कार एवं व्यक्तिगत परीक्षण। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर इस विज्ञापन के साथ ही प्रकाशित किया जा रहा है। अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट से परीक्षाओं की योजना तथा पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेगेटिव मार्किंग वाला ढूंढना कि वो है कि नहीं है। तो ऐसे प्रश्न जिसका प्रावधिक उत्तर पूंजी में दिए गए विकल्प में, अच्छा ये तो करेक्शन वाली बात है कि अगर कुछ गलत वलत होता है तो क्या आपत्तियां रहती है, सब कुछ। और ये रहे हमारे 52 जिले जिसके ऊपर एग्जाम होगी, और आप जिस भी ज़िले से हैं जनरली वहीं पर ही आपका सेंटर आएगा। अब आ जाते हैं एज पर। तो यहाँ पर 2 चीज़ों में एज का जो है क्लासीफाइड है। अगर आप गैर वर्दीधारी पदों के लिए दे रहे हैं तो मिनिमम है 21 वर्ष और मैक्सिमम है 40 वर्ष। लेकिन SC, ST, OBC और EWS और महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा 5 वर्ष का। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वर्दीधारी पदों के लिए तो 21 वर्ष मिनिमम एज है और 33 वर्ष जो है मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। ठीक है, अब EWS का है कि नहीं इसमें, यहाँ पर सब कुछ क्लियर होगा। मैंने अभी EWS कहा था। ओके, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना सेंटेंस करेक्शन करना चाहूँगी कि ये एज लिमिट जो है जनरली अनरिजर्व्ड या EWS कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, जनरल वालों के लिए है, और छूट किस किस को दी जाएगी अभी हम नीचे बताएंगे। ठीक है,
और ये अधिवार्षिक की आयु यानी कि रिटायरमेंट की एज दे रखी कि 62 वर्ष में रिटायरमेंट होंगे। अगर आप फॉरेस्ट के लिए भी भर रहे हैं तो पुरुषों की इतनी हाइट होनी चाहिए, आप यहाँ से देख ले सकते हैं। और महिलाओं के लिए हाइट इतना होना चाहिए सेंटीमीटर में, और सीने का कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर आप ये वाले क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाते तो फिर फॉरेस्ट का भरने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर बाद में आप निकाल दिए जाओगे अगर सिलेक्ट हो जाते हो रिटर्न में तो। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब यहाँ पर आयु सीमा में छूट दे रखी कि गैर वर्दीधारी पदों में किस किस को छूट है। तो यहाँ पर है SC, ST, OBC, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाओं आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब कुछ दे रखा है। आई थिंक ये आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे आराम से, अगर आप जिस भी कैटेगरी में हैं उसको स्पेसिफाई करते हुए। अब हम ये जनरल सी चीज़ें हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए क्या कुछ रहेगा। फीस की बात करें कि शुल्क कितना रहेगा, तो ये तो फॉर्म भरते भरते पता चल ही जाता है कि हमें किस कैटेगरी में आते हैं और हमें क्या शुल्क देना पड़ेगा। और 50 रुपये पोर्टल चार्ज है, बहुत सारे ज़्यादा ले लेते हैं, यहाँ पर बोल रखा है साफ तौर पे इतना ही लेना है। चलिए अब हम और कुछ निर्देश देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट। ये पूरा पढ़ना है, अगर आप दे रहे हैं तो पूरा पढ़ना है। जैसे कि कदाचारण, उसके लिए कार्रवाई। कोई अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी ठहराया गया हो तो वो क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, अगर आप में से इसमें से कोई चीज़ हो रही है, आपके साथ हो रही है, तो फाइनली आप चाहे अच्छा मेंस लिख दे, टॉप कर जाए, इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को स्पेशली पढ़ना चाहिए कि क्या नेगेटिव चीज़ है जो हमें नहीं करनी है। इनफैक्ट यहाँ पर एक पॉइंट आगे ऊपर भी था कि अगर किसी के ऊपर पुलिस केस चल रहा है तो क्या है, तो बिल्कुल उसके ऊपर घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको सज़ा दे दी गई है तो शायद आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप पेंडिंग है, लंबित है तो, और आप निर्दोष साबित हो जाते हो तो आप अयोग्य नहीं रहोगे। और इसके बिल्कुल चिंता नहीं करना, केवल पढ़ाई पे ध्यान देना, बाकी फिर कोर्ट केस से हल हो जाती है चीज़ें। प्रवेश पत्र से संबंधित चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक सी हैं, कॉमन है। और हाँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा कि अगर जब आप फाइनल स्टेज तक पहुंच जाते हो ना तो आपको किस किस का सेट लगेगा। जैसे मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र, प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन पत्र, हम प्री का एग्ज़ाम देते हैं और एडमिट कार्ड को फेंक देते हैं, पता नहीं मिलता ही नहीं है, लेकिन आपको अंत तक इसका एडमिट कार्ड भी लगेगा, मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र भी लगेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो निकाल के सर्टिफिकेट अभी से ही कलेक्ट कर लीजिए। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए तो हमारे लिए सब चीज़ें जानना बहुत आसान होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई स्टूडेंट नया है एकदम, उसे नहीं पता कि किस तरीके से एग्ज़ाम को डील करना है, हैंडल करना है, तो वो ये सारे निर्देश पढ़ सकता है कि OMR शीट है, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो OMR शीट को किस तरीके से फिल करना है, यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। फॉर्म तो ऑनलाइन ही भराते हैं, लेकिन एग्ज़ाम मोड जो होता है ऑफलाइन होता है, कि किस तरीके से भरना है, गोले कैसे काले करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग की गणित तो यहीं पे अटकी रहती है। चलिए, और यहाँ पर सारे प्रदान की जाने वाली सुविधाएं दे रखी है हैंडीकैप्ड के लिए। चलिए, तो ये है रूल बुक पूरी। आई थिंक आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है स्वयं, अगर आप खुद जा रहे हैं, और अपनी कैटेगरी, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से सेट करना है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट होना चाहिए, सब कुछ। सो गाइस, बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।